सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 हमारा है लाइफ प्रोसेसेस। उसमें हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन ये हमारे पास 11th है। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिजाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होता है, मतलब हमारा जो ह्यूमन एलिमेंट्री मतलब हमारा जो एलिमेंट्री कैनल होता है जो माउथ से शुरू होता है, जहाँ पर खाना पचता है पेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल होता है, इसमें जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, मतलब हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है वो इस तरह से होता है कि वो एब्जॉर्व कर लेता है डाइजेस्टेड फूड को। तो जो फूड डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन भी वहीं होता है। तो जो खाना पच जाता है वो खाना को फिर एब्जॉर्व करके पूरे शरीर में भेजा जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये सारा काम होता है। तो उसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि वो एब्जॉर्व करता है, मतलब जो पचा हुआ खाना है, डाइजेस्टेड फूड, उसको सोखता है और फिर आगे शरीर में पहुंचाता है। तो हमें जस्टिफाई करना है, मतलब बताना है कि ये कैसे है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये स्टेटमेंट कैसे सही है, मतलब हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के डिज़ाइन के बारे में बताना है, उसकी बनावट के बारे में कुछ लाइनें लिखनी है। तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सबसे पहले ये जो हमारे पास लाइन लिखी हुई है उसको हम लोग दोबारा लिख देंगे। इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिज़ाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ कुछ बातें बताएंगे, जैसे द इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, जो ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे करके स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बगल में लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक ऐसे ऐसे प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं विली, ठीक है। विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो जो फूड पचता है, पचना मतलब जो ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में, फैट्स का, प्रोटीन्स का, तो उसके लिए वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करता है, मतलब ज़्यादा जगह देता है, ज़्यादा जगह में और अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर लाइनिंग होता है, अंदर का लाइनिंग होता है, उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम लोग विली कहते हैं। विली इंक्रीजेज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है, बढ़ा देता है सरफेस एरिया, जिसके कारण जो पचा हुआ खाना डाइजेस्टेड फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन और अच्छे से हो पाता है। फिर अगला है हमारे पास द विली हैव ब्लड वेसल्स। तो जो विली होता है उसके पास ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। वहाँ पर ब्लड वेसल्स होते हैं, मतलब वहाँ पर नसें होती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उससे जो खाना पचता है वो खाना एब्जॉर्ब फूड जो होता है वो सारे सेल को पहुँच जाता है, फिर वहाँ पर आगे का प्रोसेस होता है। तो विली जो होता है उसके पास ब्लड वेसल्स होता है उसमें, विली में, विच ट्रांसपोर्ट द एब्जॉर्ब फूड। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो एब्जॉर्ब फूड को वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एवरी सेल ऑफ द बॉडी, शरीर के हर सेल्स में ले जाता है, जहाँ पर रेस्पिरेशन और फिर एनर्जी रिलीज होता है। तो ये रहा हमारे पास लैंग्वेज। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है राइट द एंजाइम्स या सॉल्ट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंड राइट देयर फंक्शन। पहला सलाइवा। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम या सॉल्ट प्रेजेंट होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। उसके बाद बाइल जूस। बाइल जूस जो लिवर से निकलता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है और उनका फंक्शन क्या होता है। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उस पैनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या क्या होता है और उनका फंक्शन क्या होता है। ये क्वेश्चन 2025 में 3 मार्क्स का पूछा गया था, देखते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे द एंजाइम्स एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन, ठीक है। और फंक्शन भी पूछा गया है, तो दोनों को मिला कैसे सकते हैं हम लोग, द एंजाइम सॉल्ट्स, उसके बाद यहाँ पर रुक जाएंगे, उसके बाद एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शन के बाद मैंने एंड लगा दिया, एंड फंक्शंस, ठीक है। तो एंजाइम्स और सॉल्ट्स और साथ में फंक्शन है ना, तो ऐसे करके आप इसको मिला सकते हैं, क्योंकि हमें दोनों चीज़ बतानी है क्वेश्चन में। एंजाइम्स या सॉल्ट्स क्या हैं वो भी बताना है और फंक्शन भी बताना है। तो एंजाइम्स एंड सॉल्ट आप चाहें तो यहाँ प्रेजेंट भी लिख सकते हैं, जो मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। द एंजाइम्स सॉल्ट्स प्रेजेंट एंड द फंक्शन आर। पहला हमारा सलाइवा। सलाइवा के बारे में देखते हैं। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो सलाइवा में जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसका फंक्शन होता है कि ये स्टार्च को शुगर में बदल देता है, स्टार्च को और तोड़ता है, माउथ में ये होता है। तो जो सलाइवा होता है, जो थूक होती है माउथ में, उस सलाइवा, उसके अंदर जो एंजाइम होता है उसका नाम क्या है, सलाइवरी अमाइलेज। ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करते हैं, स्टार्च को
शुगर में तोड़ता है। अगला हमारे पास है बाइल जूस। बाइल जूस कंटेन्स बाइल सॉल्ट्स। तो बाइल जूस में क्या होता है, तो बाइल जूस में बाइल सॉल्ट्स होते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो बाइल सॉल्ट्स चेंज द एसिडिक फूड टू एल्कलाइन। तो जो बाइल सॉल्ट्स होता है वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलता है ना। तो यहाँ पर एसिडिक से एल्कलाइन, क्योंकि जो पेट में होता है HCl निकलता है, तो HCl से जो पूरा फूड होता है वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ पर एल्कलाइन होना ज़रूरी होता है फूड को। तो बाइल सॉल्ट्स क्या करता है, एसिडिक फूड को एल्कलाइन में बदलता है, ठीक है। और इसका एक क्या काम होता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन मतलब होता है ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ता है। फैट्स के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तो ब्रेक डाउन, उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो बाइल सॉल्ट्स हेल्प्स इन द ब्रेक डाउन या इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस क्या होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस सबसे पहले ये बताएंगे उसके अंदर क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले हमें ये बताना है प्रेजेंट इन, मतलब उसके अंदर कौन सा एंजाइम या सॉल्ट्स होता है। तो इसके अंदर एंजाइम होता है, तो आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं द एंजाइम्स प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस, या आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं कि पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स, मतलब पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, तो एक ट्रिप्सिन होता है और एक लाइपेज होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अगला हमारे पास फंक्शन है, तो फंक्शन हम लोग देखते हैं। ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो ट्रिप्सिन किसका मदद करता है, किस में, तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स में ये फंक्शन हो गया। और लाइपेज क्या करता है, वो फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लाइपेज हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन था, ये दोनों हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। With the help of a schematic flowchart, show the breakdown of glucose in a cell to provide energy in the presence of oxygen and in the lack of oxygen. तो जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। तो ग्लूकोज को जब सेल्स में तोड़ा जाता है तो एक होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीजन का यूज़ करके, और एक ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करके, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें स्कीमेटिक फ्लो चार्ट, मतलब एरो करके ऐसे फ्लो चार्ट से हमें दिखाना है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज कैसे टूटता है और एनर्जी कैसे निकलता है। पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो सबसे पहला लिखा हमने प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ग्लूकोज को तोड़ना है तो ग्लूकोज से शुरू किए। ग्लूकोज सबसे पहले किस में ब्रेकडाउन होता है, किस में टूटता है, पायरूवेट में, ठीक है। और कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर जो लिक्विड होता है वहाँ पर ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरूवेट में। और पायरूवेट फिर आगे चल के और किस में टूटता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये कहाँ होता है, तो ये आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहाँ पर जब ग्लूकोज पायरूवेट में ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, और पायरूवेट ब्रेकडाउन होता है CO2 और H2O में, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी रहता है कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके बाद सेकंड हमारे पास है लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हम लोग यहाँ देखते हैं। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में यहाँ पर हमें बोला गया है इन अ सेल, एक सेल में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ह्यूमन सेल को ही लेते हैं। तो जो लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन आपका एक एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, और एक ह्यूमन बींग्स में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो हम लोग ह्यूमन बींग्स का यहाँ पर लिखेंगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ लैक्टिक एसिड बनता है और एक बार अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड वाला यहाँ हम लोग लिखेंगे इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो फिर से पहला स्टेप तो सेम होता है, ग्लूकोज से पायरूवेट, ये कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और पायरूवेट में लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब लैक मतलब नहीं या कमी, तो ऑक्सीजन की कमी में, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी में क्या होता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर एब्सेंस नहीं है। एक वर्ड होता है एब्सेंस, एब्सेंस मतलब ऑक्सीजन का नहीं होना, ठीक है। और लैक मतलब कम होना। तो जब लैक ऑफ ऑक्सीजन है मतलब लैक्टिक एसिड है ना, लैक से लैक्टिक एसिड, लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में आपका फिर अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो हम लोग इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड ये मसल सेल्स में होता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, लैक ऑफ ऑक्सीजन सेकंड पार्ट हमने लिख दिया। पहला स्टेप तो देखिए सेम है, ग्लूकोज किस में टूटेगा, पायरूवेट में। कहाँ टूटता है, साइटोप्लाज्म में। और पायरूवेट टूटता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, लैक ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राइट द प्रोडक्ट, मतलब सिर्फ राइट, ठीक है। तो हमें लिखना है, क्या लिखना है, सबसे पहला प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट इन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स।
देखिए यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स हमारे पास क्या हो गया, मतलब हमारे बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन की कमी, मतलब बिना ऑक्सीजन के भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स लिख दिया है तो हम समझ जाएंगे लैक्टिक एसिड की बात हो रही है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट्स क्या होता है, मतलब लास्ट में क्या बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रोसेस, लास्ट में प्रोडक्ट क्या बनता है। सेकेंड पार्ट है रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन भी होता है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो कौन सी गैस रिलीज होती है, मतलब कौन सी गैस निकलती है, ये हमें देखना है। और थर्ड हमारे पास है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेस। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, वो जैसे हम इंसान हो गए और भी एनिमल्स होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स को, इंसानों को एनिमल्स में ही लिया जाता है। तो रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और फिशेस, इनमें कौन सा ऑर्गन्स होता है, ऑर्गन्स इन्वॉल्व, मतलब कौन सा ऑर्गन्स इनमें यूज़ होता है रेस्पिरेशन करने के लिए। तो यहाँ पर 3 पार्ट है और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ध्यान से हमें लिखना है। ए नंबर में क्या है, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। पायरुवेट जब टूटता है तो प्रोडक्ट क्या बनता है, एरोबिक और एनएरोबिक और ह्यूमन बींग्स में। तो पहला देखिए, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट। पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो उसमें CO2 और H2O बनता है, ठीक है। और सेकेंड हमारे पास एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन है पर ह्यूमन बींग्स में ही है, तो ह्यूमन बींग्स में लैक्टिक एसिड बनता है। सेकेंड हम लोग देखते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस किस में है, प्लांट्स में है, तो गैस कौन सा निकलता है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, इसमें CO2 गैस निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इसमें O2 गैस निकलता है, ऑक्सीजन। उसके बाद थर्ड हमारे पास है रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और फिशेस। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और फिशेस इनमें जो रेस्पिरेशन होता है उसमें कौन सा ऑर्गन्स होता है, ठीक है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में रेस्पिरेशन में लंग्स का यूज़ होता है और फिशेस गिल्स का यूज़ करती हैं रेस्पायर करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वाई इज़ ATP नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग बींग्स। तो ATP जो होता है, जो फॉर्म होता है, जब रेस्पिरेशन होता है एनर्जी निकलता है तो वो ATP में स्टोर हो जाता है, ऐसे ATP में, ठीक है। तो ATP को एनर्जी करेंसी क्यों बोला जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन 2025। तो यहाँ से हम लोग आंसर स्टार्ट करेंगे। ATP इज़, फिर यहाँ इज़ लिखेंगे। ATP इज़ नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग बींग्स बिकॉज, वाई है तो बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। प्रोवाइड्स मतलब देना या उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ATP से ही एनर्जी मिलती है, तो ATP स्टोर हो जाता है और जब भी एनर्जी चाहिए होती है तो ATP से ही एनर्जी मिलती है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस। अलग अलग काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो ATP से ही मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नेम द मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विच इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जब होता है तो रेस्पिरेशन अगर एरोबिक होता है, एनारोबिक होता है, तो मान लेते हैं एरोबिक है तो उसमें CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनता है। तो वो जो एनर्जी होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाता है। उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होता है, तो उस मॉलिक्यूल का नाम ATP ही होता है, जिसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। तो यहाँ से हम लोग आंसर लिख सकते हैं, द मॉलिक्यूल ऑफ एनर्जी विच इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज ATP। ओके, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लिस्ट 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, वो जो पेड़ पौधे होते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल, मतलब क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं जिससे वो खाना अपना बनाते हैं। एक्सप्लेन हाउ नेचर प्रोवाइड्स दीज रॉ मटेरियल्स टू द प्लांट्स। हमें ये भी एक्सप्लेन करना है कि जो नेचर है, प्रकृति है, वो कैसे रॉ मटेरियल्स, मतलब जो रॉ मटेरियल्स जिससे खाना बनता है उसको कैसे प्रोवाइड करती है, कैसे प्लांट्स इन रॉ मटेरियल्स को लेता है। 2025 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें रॉ मटेरियल्स भी बताना है और साथ में कहाँ से मिलता है उसको, ये रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को, वो भी बताना है। तो हम लोग यहाँ से आंसर बनाना शुरू कर सकते हैं। 3 रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय टेरेस्ट्रियल प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर, है ना, 3 है तो R आ जाएगा। पहला है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर और तीसरा सनलाइट। क्लोरोफिल भी होता है पर क्लोरोफिल उनके पत्तों में होता है। तो यहाँ पर 3 हो गया, CO2, वाटर और सनलाइट। अब ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। पहला CO2 वो कहाँ से मिलता है, तो हवा से मिलता है, हवा एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। तो जो लीफ होता है उसमें यहाँ पर पोर्स होते हैं, तो स्टोमेटा होता है, तो वहाँ से वो अंदर जाता है CO2, ठीक। गार्ड सेल्स और स्टोमेटल पोर वो सब भी इंपॉर्टेंट है। तो एटमॉस्फेयर से मिलता है और किसके ज़रिए अंदर जाता है, प्लांट्स के थ्रू स्टोमेटा, मतलब स्टोमेटा से। वाटर कहाँ से मिलता है, तो फ्रॉम सॉइल, सॉइल से, मिट्टी से नीचे जड़ें जो खींचती हैं, जाइलम पहुँचाता है। सनलाइट, सनलाइट कहाँ से मिलता है, तो सूरज से।
तो ये 3 जगह से ये 3 रॉ मटेरियल्स मिलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, स्टेट द रोल ऑफ फ्लोएम इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। तो फ्लोएम का क्या रोल होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, तो मटेरियल्स को जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है, तो जाइलम पानी को ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ठीक है। और फूड क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट ही फूड होता है, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यहाँ लीव जो है, पत्ते जो है, यहाँ खाना बनता है, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज हो गया, उस ग्लूकोज को वो क्या करता है, पहुँचाता है लीव्स से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, ठीक है। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, आप फूड भी लिख सकते हैं, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग और क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे क्लास 10 साइंस CBSE NCERT में आगे बढ़ेंगे।